अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द ट्रस्ट एक्ट विच डील्स विद ट्रस्ट एंड क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। इस क्वेश्चन में हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे ट्रस्ट क्या है और ये क्रिएट कैसे होती है। ट्रस्ट एक्ट इस्लामिक लॉ के टॉपिक वक्फ पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। ये 1 मार्च 1882 को इन्फोर्स किया गया और ये एक्ट पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है। और अगर हम इसके रेलेवेंट सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 3 to 10 बेसिकली ये 4 to 10 डील करता है, चैप्टर 2, लेकिन 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन आती है ट्रस्ट की, और सेक्शन 4 से ऑनवर्ड 10 तक हमारे पास क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के सेक्शंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रस्ट की। ट्रस्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जहाँ पर एक शख्स होल्ड करता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को या एसेट्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और वो जो अदर्स होते हैं ना वो फ़ायदा लेते हैं, यानी कि वो बेनिफिशरीज होते हैं। अगर मैं सिंपली बताऊँ डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रस्ट एक्ट, ट्रस्ट क्या चीज़ होती है? ट्रस्ट इज़ लाइक अ लीगल अरेंजमेंट। हमने की बात कर ली, एक शख्स है, उसका नाम ए है, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी का ऑनर है, यानी कि ऑनरशिप उसके पास है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट कर देता है। अब वो प्रॉपर्टी कौन होल्ड करेगा? बी होल्ड करेगा, यानी कि सेकंड पर्सन। वो सेकंड पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, अरेंज कर रहा है। उस प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा उसका फ़ायदा बी को नहीं पहुंचेगा, ना ही ए को पहुंचेगा, उसका फ़ायदा पहुंचेगा सी को। और वो जो सी होंगे वो होंगे जो कि बेनिफिट ले रहे होंगे उस प्रॉपर्टी में से, उनके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से उनको सी को बेनिफिशरीज बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि हमारे पास यूज़ होंगी ट्रस्ट एक्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को कि हाँ, मैं आपकी ट्रस्ट या जो आपने प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है उस प्रॉपर्टी को होल्ड करूँगा और उसकी देखभाल करूँगा और उससे आने वाला फ़ायदा बेनिफिशरी को दूंगा, यानी कि जिसके लिए आपने मुख्तस किया है कि आप इसको ट्रस्ट का बेनिफिट दें। उसके बाद यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं एक और आपको टर्म बताती हूँ, विच इज़ द ऑथर। ऑथर वो बंदा होता है जो कि ट्रस्ट क्रिएट कर रहा होता है कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो कि ऑनर होता है कि इस प्रॉपर्टी को आप ट्रस्ट कर दो, और वो ट्रस्ट करने वाला बंदा जो कि ट्रस्ट जिसको होल्ड करता है फिर उस प्रॉपर्टी को, वो ट्रस्टी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी कोई भी ऐसा शख्स होता है जो कि बेनिफिट ले रहा होता है उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टी को आपने ट्रस्ट किया है। उसके बाद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट वो राइट होता है या वो इंटरेस्ट होता है या वो फ़ायदा होता है जो कि उस प्रॉपर्टी से आता है फॉर द बेनिफिशरी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप कोई भी राइट ट्रांसफ़र करते हो। तो आप जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हो, दैट मीन्स आपने एक ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है कि भाई मैंने ये ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपने ट्रस्ट डिक्लेयर कर दिया उसके अंदर। उसके बाद ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर तो आपने कोई भी ट्रस्ट के अंदर ड्यूटी जो चीज़ें मौजूद हैं उनको ब्रीच किया है तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आएगी। सिंपल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज़ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर हम सेक्शंस डिस्कस करेंगे, सेक्शन 4 to 10, जिसके अंदर ये हमारे पास टोटल सेक्शंस हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के अंदर। एक एसेंशियल एलिमेंट है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट का कि जो भी आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। ये ना हो कि उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो कि फॉरबिडन बाय लॉ हो, कि आपने ये चीज़ लॉ के अंदर नहीं आती, या कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जो कि बन सकती है या ऑलरेडी है, यानी कि लॉ की प्रोविजंस को उसके डिफीट जा रही है, मतलब कि अगेंस्ट जा रही है, उसको ख़त्म कर रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर फ्रॉडुलेंट बिहेवियर मौजूद हो, या फिर ऐसी चीज़ जो कि इंजरी इन्फ्लिक्ट कर सकती हो दूसरे शख्स को या उसकी प्रॉपर्टी को, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इमोरल हो सकती है या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो सकती है, वो इसके अंदर नहीं आएगी लॉफुल पर्पस के अंदर। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मौजूद है, यानी कि पर्पस जो है वो अनलॉफुल हो जाता है, तो वो ट्रस्ट वॉइड हो जाएगी, वहीं पे वो वैलिड नहीं रहेगी। और कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट की जाती है फॉर 2 पर्पसेस, जहाँ पर एक लॉफुल है और दूसरा अनलॉफुल है, उसमें से अगर एक लॉफुल को आप सेपरेट कर भी दें, जो पूरा का पूरा एक ट्रस्ट है वो होल ट्रस्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड, वो पूरा का पूरा ट्रस्ट ही वॉइड हो जाएगी। इस वजह से हम लोग
किसी कोई भी अनलॉफुल पर्पस अगर उसके अंदर ऐड होता है ट्रस्ट के अंदर तो वो ऑलरेडी वॉइड हो जाएगी। इनमें से अगर कोई भी चीज़ मौजूद है यानी कि पर्पस जो है वो अनलॉफुल हो जाता है तो वो ट्रस्ट वॉइड हो जाएगी, वहीं पे वो वैलिड नहीं रहेगी। और कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट की जाती है फॉर टू पर्पसेस, जहाँ पर एक लॉफुल है और दूसरा अनलॉफुल है, उसमें से अगर एक लॉफुल को आप सेपरेट कर भी दें, जो पूरा का पूरा एक ट्रस्ट है वो होल ट्रस्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड, वो पूरा का पूरा ट्रस्ट ही वॉइड हो जाएगी। इस वजह से हम लोग किसी कोई भी अनलॉफुल पर्पस अगर उसके अंदर ऐड होता है ट्रस्ट के अंदर तो वो ऑलरेडी वॉइड हो जाएगी। इसके अंदर हम मिसाल ले सकते हैं, एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट करता है बी को और कहता है कि इससे आने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट होगा, वो तुमने पे करना है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फीमेल्स एज अ प्रोस्टिट्यूट। तो अब जहाँ पर आपका पर्पस इलीगल है, पर्पस अनलॉफुल है, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आप वो पैसा लगा रहे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रस्ट वॉइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट विच इज़ ट्रस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक जनरल रूल है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसके ट्रस्ट वैलिड नहीं हो सकती। बट हेयर इज़ एन एक्सेप्शन विच इज़ आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब ट्रस्ट करते हैं वो वैलिड कब होगी? जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं बाय अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। आपने उसको एक तो रिटन में लेकर आना है, दूसरा आपने उसको नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के तौर पर। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि अदर देन विल होते हैं, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे विल के अलावा वाले। उसके बाद आपने एक रिटन में बना लिया नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस ट्रस्ट को, और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने साइन करवाने हैं बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या फिर ट्रस्टी, इन दोनों के साइन करवाने हैं। या फिर उसके साथ आपने एक और चीज़ करनी है, आपने उसको ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या फिर ट्रस्टी इन दोनों की विल को लेते हुए उस ट्रस्ट को रजिस्टर कराना है, तब जाकर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रस्ट उसको किया है वो वैलिड होगी। सेक्शन 5 के ही अंडर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी आती है, ट्रस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सेम जनरल रूल है कि आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की को जब ट्रस्ट करते हैं वो तब तक वैलिड नहीं हो सकती। वो कब वैलिड होगी? एक्सेप्शन के अंदर, जब आप उसको डिक्लेयर कराते हैं बाय नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और साइन करवाते हैं उसके ट्रस्ट के ऑथर के या फिर ट्रस्टी के, और उसके साथ साथ आप उसको रजिस्टर कराते हैं ऑथर या फिर जो ट्रस्टी है उसकी मर्जी से, तो वो फिर जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रस्टी को, और जो वो विल है वो उनकी मर्जी से वो जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट विच इज़ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ये हमारी मेन चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए जब भी आप कोई ट्रस्ट क्रिएट करें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। उसके अंदर इंडिकेशन होनी चाहिए कि वाकई आपके ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इंटेंशन होनी चाहिए, आपका इरादा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये ट्रस्ट क्रिएट करनी है। अब इंडिकेशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं। इंटेंशन है आपकी, इंडिकेशन आपने किया है कि मुझे ट्रस्ट क्रिएट करनी है, एक्सप्रेस इंडिकेशन एंड इम्प्लाइड इंडिकेशन। एक्सप्रेस में आपने कहा कि मुझे ये ट्रस्ट क्रिएट करनी है, इम्प्लाइड में आपने कहा आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से पता चल गया कि हाँ भाई आपको ये ट्रस्ट क्रिएट करनी है। लाइक आपने किसी से कहा कि मैं तुम्हें 2 प्रॉपर्टी के कागजात भेज दूंगा, उसको ट्रस्ट करना है, बट आप क्या करते हैं कि आप 3 भेज देते हैं। उस बंदे को पता है कि आपने उसको कहा था कि आपको ट्रस्ट करना है, करनी है अपनी प्रॉपर्टी, तो आपने 3 भेज दिए, तो आपको वो 3 को ट्रस्ट करना है। दैट इज नॉन एज इंडिकेशन विच इज इम्प्लाइड इंडिकेशन। इंटेंशन आपका इरादा है, आप करना चाहते हैं, ये नहीं है कि आपको फोर्स किया जा रहा है। पर्पस ऑफ ट्रस्ट, आपको ये क्लियर है कि आप क्यों ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उस ट्रस्ट से किसको फ़ायदा होगा, बेनिफिशरीज कौन होंगे। 4th वन इज़ बेनिफिशरी, आपको पता हो कि आप ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिशरीज कौन होंगे। ट्रस्ट प्रॉपर्टी, आप ऑनर हों ट्रस्ट प्रॉपर्टी के, इस तरह नहीं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट आप कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी को अपना ट्रस्ट करना है। आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होगी। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, आपने जिस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट करना है वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कहेंगे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं उसको होल्ड करूँगा, उसकी ओनरशिप को मेंटेन करूँगा अपने पास, लेकिन
मुझे ट्रस्ट भी क्रिएट करनी है। उसके बाद रीजनेबल सर्टेनिटी, यानी कि आपको पूरा उम्मीद हो, यकीन हो। इसके अंदर हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहली तो ये कि ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, सर्टन प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उसने बी को ट्रांसफ़र कर दिया और उसको फुल्ली कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर कि जो बी है वो उसको डिस्पोज करेगा उसकी प्रॉपर्टी को, यानी कि यूज़ करेगा, उससे आने वाला जो भी बेनिफिट होगा वो सी को देगा, यानी कि बेनिफिशरी को। ए ने प्रॉपर्टी दी बी को और ए को बी पे पूरा यकीन है कि बी उससे आने वाला फ़ायदा सी को देगा, तो ये ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी मुबहाम नहीं है, इसके अंदर कोई भी वो चीज़ डाउट वाली चीज़ नहीं है, सर्टेनिटी है। अब सेकंड ऑप्शन आता है, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, ए होप करता है, ए कंफर्म नहीं है, वो विश कर रहा है, होप कर रहा है कि ये ऐसे ही होगा जैसे वो सोच रहा है, तो वहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट नहीं होती क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेक्शन 7, जिसके अंदर हम बात करते हैं हु कैन बिकम द क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट और पर्सन हु कैन क्रिएट ट्रस्ट। कोई भी बंदा कौन है जो ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है या क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट बन सकता है, ऑथर बन सकता है, सेटलर बन सकता है। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 के अंदर वो ये बात करते हैं कि कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और कॉम्पिटेंट होता है टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन बंदे कॉम्पिटेंट होते हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वो बात कर रहे हैं एक माइनर के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट तो हमें पता चल गया, जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंट होते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी आ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो उन एसेंशियल्स को पूरा करते हैं। बट यहाँ पर बात आती है किसी भी माइनर ने अगर बनना है, अपनी क्रिएटर बनना है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से, जो कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर उस माइनर के बिहाफ पे परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये बच्चा ऐसे चाहता है या हम इस बच्चे के बिहाफ पे ऐसे चाहते हैं थ्रू गार्डियन, और वहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी अबाउट द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट। सब्जेक्ट यानी कि आप जिसके ऊपर चीज़ कौन सी है, यानी कि प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी, पहले तो ये बात है कि वो प्रॉपर्टी मौजूद हो, दूसरी चीज़ ये है कि वो ट्रांसफरेबल हो और आपने उसको पहले आपके पास ऑनरशिप है और फिर आपने उस ऑनरशिप को ट्रांसफ़र भी किया है फॉर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो कि आपको कल को बेनिफिशरी को देना है। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट, हु कैन बिकम द बेनिफिशरी। अगर कोई बेनिफिशरी नहीं बनना चाहता तो वो ट्रस्टी को कह सकता है या नोटिस भेज सकता है कि मैंने बेनिफिशरी नहीं बनना। पर बेनिफिशरी बनने के लिए अ पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी जो बेनिफिशरी बन सकता है, यानी कि वो पर्सन जो ये बात एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं बेनिफिशरी बनने को तैयार हूँ। अगर एक बंदा बेनिफिशरी बनने को तैयार नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट, हु कैन बिकम अ ट्रस्टी। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी में बी अ ट्रस्टी। लेकिन ट्रस्टी के लिए भी फिर अगेन वही चीज़ें हैं कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो एक्सेप्ट करता हो इस चीज़ को कि हाँ मैं ट्रस्टी बनने को तैयार हूँ। कोई भी बाउंड नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को कि तुम ट्रस्टी बनो, कोई भी बाउंड नहीं कर सकता इस चीज़ को कि तुम ट्रस्ट को एक्सेप्ट करो और ट्रस्टी बनो और ये काम सर अंजाम दो। तो ये एक शख्स की अपनी रजामंदी है कि वो ट्रस्टी बनना चाहता है और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहता है और उससे आने वाला फ़ायदा आगे उसकी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता है या नहीं। तो इट इज़ टोटली अप टू द पर्सन, नोबडी इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट अ ट्रस्ट। एक्सेप्टेंस टू ट्रस्ट, कोई भी बंदा कह सकता है अपने वर्ड से या अपने एक्ट से विद रीजनेबल सर्टेनिटी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मैं ट्रस्टी बनना चाहता हूँ, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ट्रस्ट कि वो डिस्क्लेम कर दे इस चीज़ को कि मुझे ये नहीं बनना जो आप उसको ट्रस्टी बनाना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग अ ट्रस्ट वो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर उसको डिस्क्लेम कर देगा और वो डिस्क्लेमर जो होगा उसको प्रिवेंट किया जाएगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी उस बंदे को देने से कि हाँ भाई इस बंदे ने मना कर दिया कि ये ट्रस्टी नहीं बनना चाहता। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।